सुप्रभात बच्चों। चलो आज पाठ 7 पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में भी पाठ 7 में पढ़ाए थे, कुछ उसका बाकी है, उसको आज पूरा करने जा रहे हैं। और यह बताए थे कि यह यात्रा वृत्तांत है और सदन कुमार सिन्हा द्वारा लिखित है। नेपाल की प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय की गोद में बसा या नेपाल शहर, इसके विषय में बताए थे। और ये भी बताए थे कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है, रिपोर्टाज क्या है, आत्मकथा क्या है, निबंध क्या है, इसे तुम लोग पूरी तरह से अवगत हो चुके हो। चलो बाकी आगे का पढ़ा रहे हैं। कैसे वह नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ जो सचिवालय है वह पहले राजमहल था, और राजमहल था, बाद में वह सचिवालय बना। उसमें 1500 कक्ष है, कमरा। उसके बाहर एक बहुत बड़ा उद्यान है जहाँ पर नेपाल की रानी की मूर्ति स्थापित है और नंदी की पूजा भी होती है वहाँ। और जो मंदिर है उसका जो गुंबद है वह ठोस सोने का बना हुआ है। जब भी वहाँ पुजारी पूजा कराने जाते हैं तो वह मंत्रोच्चार का उच्चारण करते हैं, अस्ति जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते करके उच्चारण करते हैं। और इसे लेखक को यह पता चला कि यह भारत का जो संबंध है नेपाल से वो अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा आने वाले समय में। शुरू में पढ़ाए थे भूकंप की, जो बहुत व्यापक रूप से भूकंप आया था, उसके विषय में पिछले क्लास में पढ़ाई हुई थी कि पूरा नेपाल से ही शुरू हुआ था, इधर भारत के कुछ क्षेत्रों में आया था और बहुत व्यापक रूप रहा उसका। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए और कुछ दिनों तक चला। भूकंप से बहुत लोगों को बहुत तरह की परेशानियां भी हो रही थी, बीमार पड़ जाना। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। चलो आगे जो बाकी है उसको पूरा करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। संपूर्ण नेपाल में जगह जगह मंदिर, स्तूप और मठ भरे पड़े हैं। बहुत जगह पर वहाँ पर मंदिर मस्जिद है। राजधानी के आसपास ही बहुत से मंदिर हैं, पर समयाभाव के कारण उन सबके दर्शन कर पाना संभव न हो सके। हाँ, यानी बहुत सारा मंदिर है, समयाभाव माने समय के अभाव के कारण सब जगह घूमना संभव नहीं था। मान लेते हैं सब जगह घूमेंगे और समय निश्चित था कि 5 दिन 2 दिन 10 दिन में लौट जाना है, तो नहीं पूरा हो पाएगा, इसलिए सब जगह संभव नहीं हुआ घूमना। हाँ, बौद्ध नाथ स्तूप जाने का अवसर किसी प्रकार निकाल ही लिया। इसके बाद बता रहे हैं कि बौद्ध नाथ स्तूप जाने का समय किसी तरह निकाल ही लिया। धान और मक्के के हरे भरे खेतों के मध्य स्थित यह स्तूप बड़ा ही आकर्षक लग रहा था, और वह धान और मक्का के खेत के बीच में वह स्तूप बना था। अगल बगल में धान और मक्का की खेती होती थी और वह बहुत आकर्षक लग रहा था, बहुत खूबसूरत, अपने आप में अपने तरफ वह खींच रहा था। पौराणिक महत्व के इस विशाल स्तूप में तथागत के अस्थि अवशेष रखे हैं, और इसमें तथागत के अस्थि अवशेष रखा हुआ है। इसके दर्शनार्थ म्यांमार, भारत, जापान और विश्व के अन्य देशों से हजारों पर्यटक आते रहते हैं। इसके समीप ही तिब्बती लामाओं का एक विहार भी है, और पर्यटक लोग अमेरिका से, इंग्लैंड से, बोधगया से, दूर दूर से, भूटान, नेपाल, इधर उधर से, चाइना से घूमने आते हैं। बहुत ऐसे पर्यटक हैं जो विदेश से निकलेगा और साइकिल से घूमकर पूरा विश्व का कुछ देशों का 10-20 देशों का भ्रमण करके फिर अपने देश वापस लौट कर चला जाता है। तो वहाँ तिब्बती लामाओं का एक विहार भी था। अब तक विश्व के बहुत से बड़े बड़े गिरजाघरों और मस्जिदों को देख चुका था, किंतु यहाँ आकर जो शांति और आनंद की अनुभूति हुई उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में कर पाना असंभव है। इसकी सुखद अनुभूति तो यहाँ आकर ही की जा सकती है। वह तुलना कर रहे हैं, बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को देखने को मिला, लेकिन उसके बनिष्ठ पर यह सबसे ज़्यादा लुभावना, आकर्षक था, यानी इसकी तुलना करना असंभव था उससे, यानी बहुत खूबसूरती थी।
वर्तमान में नेपाल देश प्रकृति और वन संपदा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। वर्तमान में, पहले से ही माना जा रहा है, लेकिन वर्तमान में वह प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक सुंदरता, वन संपदा आदि से बहुत समृद्ध संपन्न देश है। यहाँ का राजकीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान विश्व के सबसे प्राचीन संरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है। यह उद्यान नेपाल के दक्षिण मध्य के तराई प्रदेश में स्थित है, और यह उद्यान जो है नेपाल के मध्य तराई क्षेत्र में स्थित है। वहाँ की भाषा भी कुछ अलग ही है, रहन सहन, खान पान, पहनावा भी अलग है। वहाँ के लोगों का कद काठी, चेहरे की बनावट भी अलग है हिंदुस्तान के लोगों से। प्राचीन काल में महाराजाओं के शिकार के शौक को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सन 1950 से इसमें शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे शिकार पर तो बहुत सारे देशों में प्रतिबंध लगा है। वृक्ष को नहीं काटना है, खुले जानवरों को नहीं मारना है, हाथी हो, हिरन हो, शेर हो, चीता हो, गेंडा हो, तो बहुत सारे देशों में प्रतिबंध है। साथ साथ नेपाल में भी यह प्रतिबंध है कि 1950 के बाद किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना है। सन 1984 में इस उद्यान को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया, और 1984 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। आज इसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां संरक्षित है, और उस जंगल में पशु पक्षी की बहुत सारे प्रजाति रहते हैं, और विश्व के कुल गैंडों में से 1/4 इस उद्यान में संरक्षित है। और यहाँ तक भी बताया गया है कि विश्व भर में जितना गैंडा की संख्या है, विश्व में अगर लगभग बताया जाता है 250 देश है, कहीं 246 का जिक्र है, कहीं 256 का। तो जितना देश है, और अगर माना जाए कि जितना गैंडा की संख्या उसका 1/4 यानी 25% अकेला ही वहाँ नेपाल में ही वह है। दिन भर घूमते रहने के बाद देर शाम को होटल में वापस लौटा। थकान के कारण रात गहरी नींद में सोया। सुबह वापसी के लिए मुड़े कदमों से बढ़ते हुए प्राकृतिक छटाओं और नयनाभिराम दृश्यों से भरे हुए नेपाल के बारे में ही सोचता जा रहा था। और दिन भर घूमने के बाद काफ़ी थकान हुआ था, और रात में सोए। सुबह जब वापसी के लिए मुड़े तो प्राकृतिक छटाओं का नयनाभिराम यानी आँख को सुंदर लगने वाला दृश्य के विषय में मन में आ रहा था, सोच रहे थे। इस देश ने अंतर्मन में कहीं ऐसी छाप डाली कि मन स्वतः ही पुनः आने का संकल्प कर चुका था। यानी ऐसा रमणीक दृश्य लगा देखने, सुनने, घूमने फिरने में, कि फिर मन किया कि दोबारा फिर आएंगे यहाँ पर। चलो, यह पाठ समाप्त हो गया। अगले क्लास में इसका मौखिक और बहुविकल्पी कराएंगे। तब तक धन्यवाद।